हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मुगल राजपूत संबंध। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है मुगल राजपूत संबंध। मैं डॉक्टर गुरमेज सिंह, डीएवी कॉलेज सढौरा, आज इसी विषय पर कुछ विचार विमर्श करूंगा। मुगल राजपूत संबंध, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय राज्य के आधार के रूप में, सुलह कुल की नीति के आधार के रूप में इसकी चर्चाएं की जाती हैं। तो इतिहासकार मानते हैं कि इन्हें किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि अकबर के बाद के मुगल शासकों के राजपूतों के साथ संबंधों को एक राजा और उसके अधीनस्थ जमींदारों के बीच संबंधों के रूप में ही व्याख्यात किया जाना चाहिए। राजपूत एक जमींदार हैं जो इस भूभाग पर, जिसको राजपूताना कहते हैं, इस भूभाग पर पिछले 300-400 सालों से शासन कर रहे हैं। वो स्थानीय जमींदार हैं। इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार पूर्व मध्यकाल में ये वो लोग हैं जिन्होंने केंद्रीय शक्ति के पतन के बाद राजकीय दायित्व निभाते हुए अपनी छोटी छोटी जमींदारियां स्थापित की। ये विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग थे जिन्होंने बाद में आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित कर एक जाति का रूप लिया था, और लगातार लंबे समय तक ये लोग राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे। तुर्कों के आगमन के बाद इनकी स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आया, लेकिन जब मुगल भारत में आए, खासकर बाबर जब आक्रमण करता है, तो उस समय अफगानों और राजपूतों के बीच उत्तर भारत में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। ऐसे समय में बाबर ने आकर इन दोनों को हराया, और उसके बाद एक लंबा संघर्ष चला बाबर के पुत्र हुमायूं और अफ़गानों के बीच। और अफ़गान सरदार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यहाँ से भगा दिया, और वो उसकी मृत्यु के कई साल बाद 1555 ईस्वी में पुनः लौटा। लेकिन यहाँ अफ़गानों को हराने के बाद उसकी मृत्यु हुई, और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर मुग़लों का नया सरदार बना या शासक बना। और उसने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में अफ़गानों के सेनापति हेमचंद्र को हराकर एक तरह से यहाँ स्थापित होने के अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अब ये प्रश्न ये आता है कि मुगल राजपूत संबंध, जिनको हम अकबर एक शासक और उसके अधीन जमींदारों के रूप में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वास्तव में किस प्रकार के संबंध हैं। आरंभिक दौर में हम यदि देखें तो मुगल और राजपूतों के बीच या अकबर और राजपूतों के बीच संबंध आरंभिक दौर में मैत्रीपूर्ण संबंधों के रूप में हमें व्याख्यात नज़र आते हैं या दिखाई देते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि अकबर के सामने समस्याएं हैं। उसके खुद के मुगलिया जो अमीर हैं, जो मुगल अमीर हैं, वो वास्तव में दो ग्रुपों में बटे हैं, ईरानी, तुरानी। और वो अकबर जो है सही रूप में उन पर अधिक विश्वास नहीं करता। लेकिन भारत में सत्ता स्थापित करनी है तो यहाँ एक ऐसा वर्ग चाहिए जो लगातार उसके साथ वफादार रहे। ईरानी और तुरानी दोनों ही अकबर को अपना बादशाह तो मानते हैं, लेकिन उन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई रहती है। तो उसी वर्चस्व को संतुलित करने के लिए अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का निश्चय किया। इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा मानता है, और आरंभ में हमें दिखाई भी ऐसा ही देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अकबर ने अपने राज्य के आरंभिक दौर में पहला जजिया कर को समाप्त किया, और उसके साथ साथ उसने जो युद्धबंदी थे उनको दास बनाने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 1562 ईस्वी में वो आमेर के शासक भारमल के उस आग्रह को स्वीकार कर लेता है, जिसमें वो अपनी पुत्री का विवाह जो है अकबर के साथ करने का प्रस्ताव रखता है।
तो एक तरह से वो इस वैवाहिक संबंध से, हालांकि भारमल की जो राज्य है, भारमल का जो राज्य है, आमेर का राज्य है, वो राजपुताना का बड़ा राज्य नहीं है, वो एक छोटा राज्य है। लेकिन उसके बाद अकबर एक मैसेज देना चाहता है कि वो राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने का प्रयास करेगा। अब इसमें अकबर आरंभिक दौर में यदि हम उसकी नीति को देखें, जो उसके पहले 10 साल या 1567-68 तक यदि हम उसकी नीति को देखें, तो उसके कई चीज़ें हैं। जैसे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद जो अपनी रानियां हैं, जो उसकी जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, जो हरखाबाई थी, जो भारमल की पुत्री थी, उसको उसने धार्मिक स्वतंत्रता दी, और उसके जो भाई बांधव थे, पिता थे, उनको राज्य में उच्च पद दिए, और इसके साथ साथ उन्हें राज्य में सहभागी बनाने का प्रयास किया। ये आरंभ में अकबर की नीति हमें इस प्रकार की दिखाई देती है। लेकिन दूसरे जो बड़े राज्य हैं वो अकबर से आरंभिक दौर में दूर ही रहे। जब उसकी सहिष्णुता की नीति, जब हम बात करते हैं कि जब सहिष्णुता की नीति उसकी आरंभ है, तो दूसरे राज्य उसके साथ दूर ही रहते हैं। अकबर जो है वो एक लंबा विजय अभियान छेड़ता है और अनेक राजाओं को हराता है, जैसे गढ़कटंगा को पर विजय प्राप्त करता है, उसके बाद रणथंबोर और इस तरह के जो दूसरे एरियाज़ हैं उन पर विजय प्राप्त करता है। और बाद में वो देखता है कि वो एक उत्तर भारत में यदि उसने स्थायित्व रखना है तो राजपुताना के जो बड़े राजा हैं उन्हें भी हराना होगा। और इसी संदर्भ में वो मेवाड़ से उलझ जाता है। तो मेवाड़ से जब वो, मेवाड़ एक शक्तिशाली सत्ता है जो कई सौ सालों से राजपुताना में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए है। मेवाड़ का राणा उदय सिंह उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता। अकबर विशाल सेना के साथ उस पर आक्रमण करता है, और जो उदय सिंह है वो अपनी राजधानी को छोड़ आक्रमण से पहले ही निकल लेता है। लेकिन राजपूत उसका बड़े वीरता से सामना करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। और चित्तौड़ के गढ़ की हार के बाद एक अलग तरह का मुगल राजपूत संबंध हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद अनेक जो राजपूत सरदार हैं वो मुगलों की या अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें बूंदी के हैं, इसमें जोधपुर के हैं, इसमें रणथंबोर के शासक हैं, वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। सभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनके साथ अकबर जो है वो बड़ी विनम्रता से आता है। और इसके साथ साथ जो शासक हार जाते हैं, अकबर यहाँ 3 प्रकार, यदि हम अकबर की आरंभिक राजपूत नीति के बारे में देखने का प्रयास करें तो उसमें हमें 3 तत्व दिखाई देते हैं। एक वो शासक जो बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, दूसरे जो हारने के बाद उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो ये इन दोनों के साथ ही वो मित्रवत व्यवहार करता है। इस ये जो नीति है उसकी, इसको इतिहासकार सुलह कुल की नीति का आरंभ भी मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग या जो राजपुताना के शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, उनके खिलाफ अकबर कार्रवाई भी करता है। इतिहासकारों का एक वर्ग ये मानता है कि जब अकबर आरंभिक 10 सालों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करता है तो उस समय राजपुताना के बड़े जमींदारों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जबकि मेवाड़ पर आक्रमण के बाद 1667 में उदय सिंह पर आक्रमण के बाद जब उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और असहिष्णुता की नीति अपनाई, जैसा कि इतिहासकार मानते हैं कि जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उसे जिहाद का नाम दिया, और उसके बाद बड़ी संख्या में राजपूत शासक या तो उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं या उसके साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। तो इतिहासकार मानते हैं कि उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति और राजपूतों के साथ संबंधों को एक सामान्य दृष्टि से नहीं दे, उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है कि जिन शासकों के साथ उसने
जिन शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो यहाँ हमें एक ही राज्य बड़ा दिखाई देता है और वो राज्य है मेवाड़ का राज्य। राणा उदय सिंह का लड़का राणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता। हालांकि उसका जो छोटा भाई है वो जगमल, वो अकबर के पास आता है और उसे गद्दी दिलवाने के लिए उसको गद्दी दिलवाने के लिए उसकी सहायता भी मांगता है। लेकिन अकबर जो है वो इस संघर्ष को टालना चाहता है। अकबर चाहता है कि ये जो संघर्ष है ये सौहार्द का संघर्ष बने, सौहार्द का संबंध बने, और इसलिए वो राणा प्रताप के पास अनेक दूत मंडल भेजता है। राणा मानसिंह को भेजता है, राजा टोडरमल को भेजता है कि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। हालांकि एक बार ये भी कहा जाता है कि राणा उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार भी हो गया है और उसने अकबर द्वारा भेजी गई खिल्लत भी धारण कर ली है। लेकिन यहाँ दो बड़े मुद्दों पर पेंच फंसा। एक पहला मुद्दा ये था कि चित्तौड़ मुगल छोड़ना नहीं चाहते थे और राणा चित्तौड़ वापस लेना चाहता था। और दूसरा प्रश्न ये था कि राणा व्यक्तिगत रूप से बादशाह अकबर के सामने उपस्थित नहीं होना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही बातें, ये समझौता जो है सिरे नहीं चढ़ा। और इसी दौरान हम देखते हैं कि जोधपुर के राजा चंद्रसेन ने और इसके साथ साथ बूंदी के राजा सुरजन हांडा ने विद्रोह कर दिया। और इन विद्रोहों को देखते हुए अकबर को लगा कि कहीं ये राजपूत विद्रोह ना बन जाए, कहीं मेवाड़ का जो विद्रोह है ये राजपूत विद्रोह ना बन जाए। और वो निर्णय करता है कि इन तीनों की शक्ति को दबा दिया जाए और इनके खिलाफ एक अभियान भेजता है, जिसमें राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार जाता है और उसके साथ साथ जो जोधपुर का शासक चंद्रसेन है उसे भी हरा दिया जाता है। तो एक तरह से हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो मुगल और राजपूत संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। नया अध्याय क्या है कि राणा प्रताप के अलावा बाकी सभी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण अवयव ये है कि राणा को दूसरे लोग साथ भी नहीं देते। इसका एक कारण इतिहासकार ये मानते हैं कि लंबे समय तक मेवाड़ ने राजपूताना में अपना वर्चस्व स्थापित रखा और दूसरे राजपूत ये नहीं चाहते थे कि अब उन्हें उसी का संरक्षण दोबारा से, उसी का जो वर्चस्व है दोबारा से स्वीकार करना पड़े। इसलिए वो अपने जो उनका जो कुल है या उनका अपना जो राज्य है उसको अधिक महत्व देते थे, न कि सामूहिक तौर पर उनकी जो पहचान है वो राजपूती पहचान को मानते थे। तो इतिहासकारों का एक वर्ग ये मानता है कि एक तरह से राणा प्रताप संसाधनों के मामले में तो बलशाली नहीं रहा, लेकिन वो लगातार संघर्ष करता है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाता है और लगातार संघर्ष करता है। हालांकि अकबर उसके खिलाफ बड़ी सेना भी नहीं भेजता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो उसके पास इलाका है वो बहुत छोटा इलाका है और पहाड़ी इलाका है। वास्तव में जो अकबर है, अकबर गुजरात जाने के लिए एक ऐसे मार्ग को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है जो मार्ग 12 महीने चले। जैसा कि हमें पता है कि भारत में वर्षाएं होती हैं और वर्षा के दौरान जो मध्य प्रदेश से गुजरात जाने का इलाका है वो वर्षा के 4 महीने बंद रहता है। लेकिन यदि वही रास्ता राजस्थान जहाँ वर्षा कम होती है, यदि उस रास्ते से जो आया जाया जाए तो वो 12 महीने का रास्ता है। इसलिए जो अकबर है वो राजपूताना पर अपना नियंत्रण चाहता है और इसीलिए वो राजपूत शासकों को 3-4 छूटें देता है। जैसे पहली छूट है उसकी कि वो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। दूसरा, उनकी जो जमींदारियां हैं, जो उनके राज्य हैं, उन्हें हस्तगत नहीं करता। तीसरा, यदि उनके राज्य के किसी किले को वो पर अधिकार करे तो उसके एवज में राज्य के दूसरे भागों में उन्हें उससे भी बड़ी जागीर देने का आश्वासन देता है। इसके साथ साथ
अकबर राजपूतों से क्या चाहता है, तो राजपूतों से वो चाहता है कि वो अपने आप को मुगल राज्य का अंग माने, मुगल सिक्के को वहाँ चलाएं, और तीसरा आपसी मतभेद, ये यदि उनके आपसी संघर्ष है, या दूसरे शब्दों में कहें कि विदेश नीति के मामले में वो अकबर की अधीनता माने, मतलब उनके आपसी झगड़ों का निर्णय जो निर्णायक जो होगा वो कहीं ना कहीं अकबर होगा। तो एक तरह से वो उनको अपने अधीनस्थ तो मान रहा है, लेकिन उन्हें स्थानीय स्वायत्तता भी दे रहा है। तो यहाँ दो मामले हैं, एक अधीनस्थ मान रहा है, दूसरा स्वायत्तता दे रहा है। तो यहाँ अकबर और राजपूत, इस ये अकबर और राजपूत के संबंध जो संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, एक अधीनस्थ है और दूसरा उसका नौकरशाह है। अब औरंगजेब, अब मुगलों को इससे क्या मिला, या अकबर को इससे क्या मिला, उसे एक स्थानीय तत्व मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगलों को उस समय तक, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, बाहरी लोग माना जाता था, और अकबर ने यहाँ स्थानीय लोगों के साथ संबंध स्थापित कर उस छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। दूसरा, उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, स्थानीय लोगों के साथ संबंध स्थापित किए, और उन्हीं के बल पर वो यहाँ शासन कर सका, क्योंकि उसे यहाँ शासन करने के लिए स्थानीय तत्व चाहिए थे, जिनकी भरपाई, अब ये तो यहाँ स्थानीय भरपाई या तो भारतीय मुसलमान कर सकते थे या फिर राजपूत कर सकते थे। तो उसने राजपूतों पर अधिक विश्वास किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उन्हें बड़े पद दिए, और बड़े पदों के साथ साथ कई बार इतिहासकार ये भी कहते हैं कि कछवाहा राजकुमारों ने, अम्बेर के कछवाहा राजकुमारों ने उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इसीलिए उन्हें बड़े पद दिए गए। लेकिन रणथंभौर के शासकों ने उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पदों पर वो रहे। तो अकबर की नीति स्पष्ट थी कि वो राजपूतों को अपने अधीन लाना चाहता है, और उन्हें उनका जो उनकी जो ईगो है उसे भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है, यहाँ कम्बिनेशन बनाने का प्रयास करता है। लेकिन जो शासक उसके खिलाफ हैं, जो जमींदार उसके खिलाफ हथियार उठाए, उनके खिलाफ वो हमला करने में भी नहीं हिचकता। तो एक तरह से अकबर और राजपूतों के जो संबंध हैं उनमें दो बातें निकल कर आती हैं। एक, इतिहासकार आरपी त्रिपाठी का मानना है कि इससे राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप उभरा, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी, और तीसरा सुलह कुल की नीति स्थापित हुई, और राज्य के बहुत से संसाधन बच गए। जैसा कि आरिफ कंदारी लिखते हैं, उस समय के एक इतिहासकार हैं, आरिफ कंदारी में लिखते हैं कि ये जो राजपूत राजा हैं ये 300 के करीब हैं, और 300 के करीब इनके किले हैं। यदि प्रत्येक किले को जीतने के लिए 1 महीना या 2 महीने का घेरा भी डाला जाए तो अकबर की 3 पीढ़ियां इन्हें हराते हराते निकल जाएंगी। तो इसलिए जो अकबर है वो कूटनीति से काम लेता है, और उस कूटनीति में सफल भी हो जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अकबर ने मारवाड़ और मेवाड़, जो उस समय के बड़े राज्य हैं, उनको इतना महत्व नहीं दिया जितना उसने एक छोटे से आमेर के राजा को दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन रखना चाहता था, ठीक है, राजपूतों में भी और अपने सरदारों में भी, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है जहांगीर, वो भी उसकी इसी नीति का अनुसरण करता है, बल्कि वो उससे भी एक कदम आगे निकल जाता है। वो मारवाड़ के खिलाफ युद्ध अभियान, वो मेवाड़ के खिलाफ युद्ध अभियान जारी रखता है, जहाँ का शासक राणा प्रताप का पुत्र जो है अमर सिंह है। और जब वो लोगों के, उन दोनों के बीच संधि होती है 1615 ईस्वी में, तो वो 2 चीज़ों को बड़ा इम्पोर्टेंट देता है। पहला, राणा अमर सिंह को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट दे देता है कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी सिर्फ अधीनता स्वीकार करें। इसके साथ साथ वो जो चित्तौड़ का किला है वो भी उसको सौंप देता है, लेकिन शर्त ये रखता है कि चित्तौड़ के किले की वो किलेबंदी पुनः नहीं करेगा। इसके साथ साथ तो ये जो संबंध हैं जहांगीर और अकबर के संबंध मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसी तरह से शाहजहां के पीरियड में भी हम देखते हैं कि दोनों के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों
जो हैं वो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उन्हें बड़े बड़े मनसब दिए जाते हैं। उन्हें अकबर और जहांगीर के काल में हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट युद्ध अभियानों पर भेजा जाता है, सूबे के सूबेदार बनाए जाते हैं, सूबे में मीर बख्शी बनाए जाते हैं, जो राजकीय जो केंद्रीय सत्ता है उसमें बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं एक तरह से वो सहभागिता की भूमिका निभाते हैं। राजपूत हिस्सेदारी उनकी है। लेकिन शाहजहां के पीरियड में हम देखते हैं कि शाहजहां के पीरियड में भी उसकी ये नीति जारी रहती है, लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा है जो नए तथ्य निकाल कर लेके आता है। वो कहता है कि शाहजहां के पीरियड में उन्हें बड़े पद तो मिले, बड़े मनसब भी मिले, लेकिन उन्हें सूबेदार नहीं बनाया गया। एक बड़ा एस्पेक्ट है। और लेकिन उसके बावजूद भी राजपूत मुगल सत्ता के वफादार रहे। इसका एक उदाहरण हमें उत्तराधिकार के युद्ध में मिलता है। उत्तराधिकार के युद्ध में जब शाहजहां के पुत्र दारा और औरंगजेब के बीच निर्णायक लड़ाई होती है, तो सभी राजपूत, ज़्यादातर राजपूत शासक जो हैं, जो ज़्यादातर राजपूत नौकरशाह या सरदार जो हैं, वो शाहजहां के प्रतीक दारा का साथ देते हैं और औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से या कूटनीतिक चालों में औरंगजेब अधिक निपुण था, वो अधिक शक्तिशाली योद्धा सिद्ध हुआ और उसने दारा को हरा दिया और अब 1658 ईस्वी में वो शासक बन गया। 1658 ईस्वी में जब वो शासक बना तो उसके और राजपूतों के संबंध बिगड़े नहीं। उस समय वो मारवाड़ और मेवाड़ के जो बड़े राजपूत शासक हैं उन्हें सम्मान देता है। उन्हें 7-7 हज़ार का मनसबदार बनाया जाता है, जो उस समय सबसे बड़े मनसबदार हैं। जयसिंह को तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो उसके मन की चाबी है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि बड़े अभियानों में, चाहे वो मराठों के विरुद्ध हों या उत्तर पश्चिम में कबीलों के विरुद्ध हों, उन दोनों ही इम्पोर्टेंट अवसरों पर जो औरंगजेब है वो मराठों के विरुद्ध जयसिंह को और उत्तर पश्चिम में कबीलों के विद्रोह को शांत करने के बाद वहाँ शांति स्थापना के लिए जसवंत सिंह को भेजता है। ठीक है, तो मतलब ये रायबरेली जो नीति थी वो चलती रही। लेकिन इसमें 1678 ईस्वी में एक बड़ा परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है कब? जब आरंभिक दौर में हम देखते हैं कि जो औरंगजेब है वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो असहिष्णु है, लेकिन वो राजपूतों के साथ संबंध अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह ही रखता है। लेकिन 1678 ईस्वी में एक परिवर्तन आता है जब राजकीय सेवा करते हुए मध्य एशिया के इलाके में मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह मारा जाता है। मारा नहीं जाता बल्कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उसका कोई पुत्र नहीं होता, बल्कि जो उसकी 2 रानियां हैं वो गर्भवती हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो औरंगजेब है उसका जो राज्य है, मारवाड़ का राज्य है, उसे खालिसा भूमि में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। खालिसा वो लैंड होती है जिसका रेवेन्यू जो है सीधा शाही खजाने में जाता है, जबकि जो राजपूत राज्य है उनका जो रेवेन्यू है वो राजपूत शासकों के पास रहता है और राजपूत शासक एक निश्चित धनराशि मुगल बादशाहों को सौंपते हैं। और कई बार जब वो बाहर काम करने जाते हैं तो उस संदर्भ में उन्हें वेतन दिया जाता है, जागीरें दी जाती हैं। लेकिन मारवाड़ के जागीर को या मारवाड़ के राज्य को औरंगजेब खालिसा भूमि में मिलाना चाहता है और यही एक निर्णायक भूमिका निभाने, ये जो मुद्दा है बाद में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब चाहता है कि उसे खालिस भूमि में मिलाया जाए, जबकि राजपूत जो हैं, जो राठौर राजपूत हैं, और राजपूत नहीं सिर्फ राठौर राजपूत चाहते हैं कि जो पुत्र दोनों रानियों से होगा उसे औरंगजेब नया शासक स्वीकार कर ले। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसी गद्दी के लिए जसवंत सिंह का भतीजा इंद्र सिंह आगे आता है और वो कहता है कि यदि
उसका कोई पुत्र नहीं है, तो उसका जो उत्तराधिकारी है वो मैं उसके परिवार का हूँ, तो उसका उत्तराधिकारी मुझे बनाया जाए। और ऐसा पहले भी बादशाह करते आए हैं। जैसे जहांगीर के समय में हम देखते हैं कि रणथंभौर के मामले में ऐसा हुआ, और इसी तरह से आमेर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। तो एक तरह से औरंगजेब चाहता है कि उसकी भूमि को खालिश भूमि में, लेकिन बढ़ते हुए दबाव के कारण वो क्या करता है कि इंद्र सिंह को वहाँ का शासक घोषित कर देता है, जिससे राठौर और नाराज हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि इंद्र सिंह को गद्दी ना देकर दिवंगत राजा जसवंत सिंह के पुत्र को ही गद्दी मिले। ऐसी स्थिति में उसके दो पुत्र, जसवंत सिंह के जो रानियां गर्भवती हैं, उनसे दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनकी एक की डेथ थोड़े दिन बाद हो जाती है, लेकिन एक जीवित रहता है। और राठौर वहाँ के एक अधिकारी ताहिर खान के कहने पर उसे मुग़ल बादशाह के दरबार में लेकर आ जाते हैं। यहाँ मुग़ल बादशाह दो बातें उनके सामने रखता है कि आप, जब राजा अजीत सिंह जो जसवंत सिंह का पुत्र है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे उसका हक दे दिया जाएगा, लेकिन उसका लालन पालन शाही हरम में होगा, पहला शर्त। और दूसरा ये कि उसकी गद्दी अभी उसे नहीं दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में राजपूतों को, खासकर दुर्गादास और उसके साथियों को ये शक होता है कि जो औरंगजेब है वो नई कूटनीतिक चल रहा है, और वो उसे लेकर भाग जाते हैं। जब वो उसे लेकर भाग गए और मारवाड़ पहुँचे, तो औरंगजेब भी उस मामले में सक्रिय हुआ, और उसने राजपूतों को, या जो दुर्गादास और उसके साथियों को पकड़ने के लिए सेना भेजी। इसी दौरान हम देखते हैं कि मेवाड़ का शासक भी उनके साथ मिल जाता है, और एक तरह से राजपूत मुग़ल संबंध युद्ध की स्थिति में आ जाते हैं। औरंगजेब बड़ी सेनाओं को उसके साथ बड़ी सेनाओं को उनको सामना करने के लिए भेजता है, और ये सेनाएं निरंतर हार रही होती हैं, जो राजपूतों की सेना निरंतर हार रही होती है। लेकिन इसी दौरान दुर्गादास और जो दूसरे राजपूत सरदार हैं, वो मुग़ल सेनापति, जो मुग़लों का प्रमुख सेनापति है, वो औरंगजेब का पुत्र अकबर है, वो उसे अपनी ओर मिला लेते हैं। तो एक तरह से औरंगजेब के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। पहला, राजपूत उसके अगेंस्ट हैं, और दूसरा, राजपूतों को एक शहजादे का समर्थन भी प्राप्त है, और इसके साथ साथ जो उनके पास एक विशाल सेना भी है। लेकिन ऐसी स्थिति में औरंगजेब बड़ी कूटनीति से साथ लेता है, और वो दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करता है, और एक जाली पत्र बनवाता है जो अपने पुत्र को भेजता है, और जो उसका पुत्र है वो सबके सामने वो पत्र पढ़ता है। उस पत्र में ये लिखा होता है कि हमारी जो चाल है वो कामयाब रही, और अब हम इनको, जो राजपूत हैं, इनको आसानी से हरा सकेंगे। ये जाली पत्र था। ये इस मामले में राजपूत और अकबर, जो शहजादा अकबर है, उसके बीच मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है, और सेनाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। और उसके बाद उन सेनाओं को, जो औरंगजेब की सेना है, वो आसानी से हरा देती है, और वहाँ से शहजादा अकबर भाग खड़ा होता है। उसके बाद वो लगातार, क्योंकि औरंगजेब के साथ उसके संबंध खराब हो चुके हैं, लगातार राजपूतों के संपर्क में आता है, और राजपूत उसे जो हैं गुजरात होते हुए मराठों के पास भेज देते हैं। लेकिन औरंगजेब अपना युद्ध अभियान राजपूतों के खिलाफ जारी रखता है, और इस युद्ध अभियान में वो पहले मेवाड़ को हराता है, और मेवाड़ के शासक से संधि की जाती है कि मेवाड़ के शासक को उसका राज्य लौटा दिया जाता है। वो अधीनता स्वीकार कर लेता है, वो चित्तौड़ के किले की मुरम्मत न करवाने का आश्वासन देता है। इसके साथ साथ जो मारवाड़ का जो एरिया है उसे अपने राज्य में मिलाने का प्रयास करता है। और दुर्गादास जो है एक गुरिल्ला युद्ध पद्धति से, जिस तरह से अकबर के खिलाफ राणा प्रताप ने, उसी तरह से औरंगजेब के खिलाफ जो है दुर्गादास राठौर गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते हुए एक लंबा संघर्ष चलता है। और इस संघर्ष में हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद
लगभग लगभग 1690 ईस्वी के आसपास जो है वो अजीत सिंह व्यस्क होने लगता है और उसके साथ संधि दोबारा से चलाई जाती है। लेकिन ये जो संधियां हैं कई बार होती हैं और लेकिन उसके बावजूद भी ये लंबा संघर्ष चलता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तत्व ये है कि इन दोनों के संबंधों में, मुगल राजपूत संबंधों में औरंगजेब के टाइम में परिवर्तन आता है और इसका परिणाम ये निकलता है कि राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा समाप्त हो जाती है, हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा समाप्त हो उसको ठेस पहुंचती है और मुगल राज्य को बहुत नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको भारी जनधन की हानि होती है और राज्य का जो स्वरूप है वो बिगड़ने लगता है। एक ऐसा स्वरूप जो सुलह कूल पर आधारित था अब वो द्वंद्व में बदल गया था।